Goy inyanye deki Nhanye deki goy ko delong. नमस्कार, लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला जगत। You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. अमेरिका के मशहूर राजनेता ब्रिघम यंग का ये कथन अपने आप में सटीक है। घर, परिवार, समाज और संसार में महिला की क्या अहमियत और सार्थकता है, इस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। हम ना ही महिला के बिना एक घर की कल्पना कर सकते हैं और ना ही एक बेहतर समाज और संसार की। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने महिलाओं को हमेशा आज़ाद रखा है। इतिहास के पन्ने महिलाओं के दमन की दास्तानों से भरे पड़े हैं। इन सब के बावजूद भी आदिकाल से लेकर आज 21वीं सदी तक महिलाओं का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि हर क्षेत्र में बढ़ा है। आज शायद ही दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाएं बुलंदी के आसमान पर ना बैठी हों। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ महिलाएं अब घर की रसोई से निकलकर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदल रही हैं। आज भले ही महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन अभी उनके उत्थान के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा कहा और माना जाता है कि शिक्षा से ही विकास संभव होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम महिला शिक्षा पर जोर देंगे तो स्वतः ही विकास हमारी झोली में गिरेगा। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 100 में से 74.04 महिलाएं ही शिक्षित हैं। पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 100 पर 82.14 का है। यानी अभी हमें महिला शिक्षा में सफलता के लिए मीलों चलना है, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ देश का भी विकास हो सके। श्रोताओं, आज महिला जगत के इस खास अंक में हम बात करेंगे महिला शिक्षा और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पर। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि महिला शिक्षा की उपयोगिता, सार्थकता क्या है और अभी इस क्षेत्र में और कितना काम बाकी है। साथ ही हम चर्चा करेंगे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास और उनके शिक्षा से संबंध के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर जोराम आन्या ताना जी। आप डेरा नाटुंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं हूं अनिल दत्त शर्मा। डॉक्टर जोराम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक महिला होने के नाते आप आज महिला शिक्षा को किस रूप में देखती हैं? महिला होने के नाते महिला शिक्षा, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो सबसे पहले जो एक पंक्ति पढ़े हैं जिसमें महिलाओं की शिक्षा के महत्व को बताया है, एक महिला को शिक्षित करने का मायने क्या है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला अगर घर में शिक्षित होती है तो जो जैसे कहा गया है कि वो सचमुच उसी महिला का नहीं, संपूर्ण उस परिवार का तो है ही, एक समाज और एक देश के लिए भी बहुत, पूरी पीढ़ी को उसकी मतलब उसका महत्व मिलता है। मैं एक जो हमारे विशेष रूप से मैं अरुणाचल के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित करने से और शिक्षा देने से कितने परिवर्तन और इसमें महिलाओं की जीवन स्तर में भी कितने मतलब बदलाव आ रहे हैं, वो हम देख पाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर विशेष रूप से अरुणाचल में कभी भी स्त्री और पुरुष या बच्चे, बालक या बालिका को अंतर करके नहीं देखने से, अच्छी बात है समाज तो ये हमारी इस तरह देखने से इसे क्या हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं यानी लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की इनरोलमेंट हो रहा है, उस हिसाब से मतलब जो बच्चियों की एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है और उनका काम भी मतलब पढ़ाई में उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिला शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपूर्ण समाज के लिए, देश के लिए और उस परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही शिक्षा हमारे देश को, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत सही कहा आपने कि शिक्षा ही एक समाधान है हर समस्या का। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में, आज 21वीं सदी है, मॉडर्न ज़माना है, आज के सदी में, आज के समय में महिलाओं की शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है? आज तो ठीक है, अभी विशेष रूप से अरुणाचल की बात करेंगे तो कुछ हमारे गांव में हैं
और कुछ हमारे गांव की बहनें भी शिक्षा से दूर हैं। लेकिन जब मेट्रो की बात करें, शहर की बात करेंगे, तो शिक्षा के बगैर यानी शिक्षित महिला, अशिक्षित महिला वो परिवार को नहीं मतलब ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। और एक और बहुत ही अभी पिछले दिनों स्कूलों में कई ऐसे बदलाव, स्कूल शिक्षा में बदलाव ला दिया है। आपको मालूम हो कि मतलब ये मार्किंग का सिस्टम भी बहुत अलग कर दिया है। और उसमें मतलब बच्चियों को इस तरह के होमवर्क दिए जाते हैं कि जिसमें उनके पेरेंट्स को कंप्यूटर जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के होमवर्क आते हैं कि अगर उनका पेरेंट्स अगर या उनकी माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो होमवर्क नहीं करा पाएगी। और स्पेशल उसमें कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ठीक है, गांव में रहने वाली वो पढ़ी लिखी तो नहीं है और रह रही है, उनकी अपनी जीवन पद्धति है जो चल रहे, लेकिन मैं विशेष रूप से शिक्षा की बात जो आज की, जब आप पूछ रहे हैं ना, आज की बात करें तो आजकल में तो जिस तरह का होमवर्क आता है उस हिसाब से बिना शिक्षित माँ तो बिना मतलब माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका घर में पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके बच्चे का फ्यूचर जो है फ्यूचर बहुत मुश्किल में, क्योंकि इस तरह के होमवर्क होते हैं। अब उसको माँ को ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसको उसके पीछे लगनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो इस चीज़ें शिक्षित माँ होना बहुत महत्व है और विशेष रूप से आज के युग में तो बहुत ज़रूरी है। एक मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए, एक बच्चे के लिए उनकी माँ को पढ़ी लिखी होना ही चलिए, तो होना। आपने बताया कि एक घर में अगर महिला शिक्षित है तो कितना फ़ायदा है। ये बताइए कि स्थिति क्या है आज, अगर हम महिला एजुकेशन की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, तो स्थिति क्या है भारत के संदर्भ में और अरुणाचल दोनों के संदर्भ में? कितनी बदली है, कितना और बदलाव की ज़रूरत है? भारत के संदर्भ में, पूरे भारत देश के संदर्भ में मैं पहले कहना चाहूँगी, यहाँ जो मैंने, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, कहने के लिए महिला हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महिलाएं नहीं हैं। अभी हाल ही में हम बॉर्डर एरिया देखने के लिए गई थी, वहाँ भी एकदम महिला है जो बॉर्डर में रक्षा के लिए खड़ी है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और सब जगह मतलब आप विज्ञान के क्षेत्र में बोलो, हर क्षेत्र में है, लेकिन उसकी अनुपात बहुत कम है। ये दुख की बात है। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम कहते हैं कि महिलाएं हर जगह है, ठीक है, फाइटर पायलट भी बन गए, सब चीज़ें हैं, सभी विषयों में, सभी जगह पर गई तो बहुत आगे निकल गए। जो आगे निकल गए तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन साथ में महिलाओं की भीड़ नहीं ले जा पाए। कारण क्या है उसका, जो आपने कहा कि भीड़ नहीं ले पाई, भीड़ नहीं ले जा पाए, जो लोग निकल गए। कारण क्या है? कारण मैं सबसे पहले समाज में और परिवार में ढूंढती हूँ। मेरे हिसाब से भारत देश के संदर्भ में विशेष रूप से महिलाओं को, बच्चियों को बचपन से ही इस तरह से उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है ससुराल जाना है और सब परिवार को खुश रखना है। तो ये सोच हमारे 100% फैमिली में से 90% परिवार आज भी वैसे ही है कि बच्ची को इस तरह की व्यवहार सिखा दो कि वो झुकी झुकी रहे, सब काम करती रहे, झाड़ू पोछा लगाती रहे। ये मानसिकता 90% परिवार में आज भी है। उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हैं। और 10% ऐसा फैमिली है मेरे हिसाब से जो ठीक है, लड़की लड़का बराबर है, इसमें टैलेंट है तो उसे आगे बढ़ने दो। शायद यही सोच मेरे हिसाब से जो है सफलता की जो हम नाम लेते हैं उसमें लड़कियों की भीड़, महिलाओं की भीड़ नहीं ले जा पाती, कुछ गिनी चुनी महिलाएं आगे आ पाती हैं। अब आप सामाजिक तौर पर मैं बात करना चाहूँगा महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में। अच्छा, अरुणाचल के बारे में, अरुणाचल या भारत के संदर्भ में, कि अब सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं? मैं पहले वाला क्वेश्चन का एक और बात आपको अरुणाचल के संदर्भ में, पहले तो मैंने भारत देश के संबंध में बात की थी, अभी अरुणाचल के संबंध में बताती हूँ। अरुणाचल में पहले क्या, आज भी भगवान का दया से बच्ची और बच्चा में, मतलब बालक और बालिकाओं में बहुत भेद नहीं किया जाता है, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से भी उसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर आज़ादी के 70 साल के बाद हमारे यहाँ पर शिक्षा मतलब बहुत देर से आए, स्कूलें बहुत देर से खुली हैं, लेकिन 1947 के बाद जो भी स्कूलें खुलने लगे थे उसमें
लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो अभी ऐसी भी कई स्थितियां आई कि लड़कियां क्लास में पढ़ रही है और माँ पिता जो ऐसे बाहर खींच कर ले जा रहे कि तुम लड़की हो, पढ़ना नहीं, लेकिन लड़कों को पढ़ने के लिए भेजते थे। ये स्थिति आज से कुछ साल पहले तक थी, लेकिन आज अवस्था इतना अधिक मतलब आपको क्या बताऊं, बिल्कुल विपरीत अवस्था में पहुंच गए कि क्या है, क्या चीज़ कि हमारी जो लड़कियों को मतलब पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा मतलब बाहर भेजी जाती है और माँ पिता बहुत ज़्यादा भी ध्यान देते हैं। इसके कारण यही है सामाजिक जागरूकता और ये समझने की शिक्षा के महत्व को हम लोग समझ गए हैं कि शिक्षित महिला ही किस तरह से समाज के लिए, परिवार के लिए वो दायित्वपूर्ण मतलब काम करती है, जिस तरह से वो जिम्मेदारी लेती है, उसका महत्व को समझते। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा भारत देश के अन्य हिस्सों में कई बार ऐसा होता है कि बेटी के घर खाना नहीं खाना, चाय नहीं पीना वगैरह, मतलब बेटी से लेना कमोवेश कम पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अगर बेटी को भी आप सशक्त कर लिए और बेटी की कमाई को भी माँ पिता लेने में वो इस तरह की भावना नहीं रखती है। यही अच्छी बात है कि लड़कियों को अगर परिवार में लड़कियों की पढ़ाई, लड़की अच्छी पढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। और आजकल तो मैं जो देखती हूँ ना, घरों में जो भी थोड़े बहुत शिक्षित है या जानकार वाले हैं, जो वो लोग कहते भी हैं अब जैसा भी हो मेरे बेटी को पढ़ानी है, कुछ भी हो मेरे बेटी को कुछ अच्छा से बनाना है, इस तरह की मानसिकता है। और ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। ये मानसिकता देश का हर नागरिक अपनाए तो देश में महिलाओं की स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगी। हाँ, आप वही मैं आगे बात करना चाहूँगी आपके सामाजिक तौर पर। मैं जानना चाहता कि सामाजिक तौर पर क्या बदलाव आए हैं महिलाओं के जिंदगी में। सामाजिक तौर पर जैसे हमारे अगर अरुणाचल की बात करने, यहाँ पर महिलाओं के साथ पहले के वो शादी विवाह में बाल विवाह, और मतलब पूरे भारत देश में बाल विवाह और ये एक ज़बरदस्ती यानी राक्षसी विवाह आप कह सकते हैं, उस तरह का भी होता था। और कई बार जो है लड़कियां अपनी बात नहीं कह पाती और परिवार के दबाव में रहती थी। अभी भी मैं नहीं कहती कि वो बहुत 100% उसमें बदलाव आई है, लेकिन आज में सामाजिक रूप से वो ज़्यादा मतलब हमारी महिलाएं पहले से सामाजिक रूप से स्वतंत्र दिखती है, लगता है बाहर से, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से अपने आप को हमेशा किसी पर नहीं छोड़कर खुद अपने खर्चा अपने से निकालने की जो आदत रही है। जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी की जो दादी माँ और उन लोग की जैसे घरों में जो पालते हैं ना पशु पक्षी, जैसे मतलब मुर्गी हो गई, बकरी हो गई, वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी हो गई। तो अगर वो उसको घर की कोई मुर्गी को बेचती है तो वो जो भी आती है उसकी अपनी है। इसी तरह से फिर हमारे समाज में मिथुन का बहुत वो है, लेकिन वो पति का ही प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन मुर्गी और ये जो बकरी ये सब तो वो तो मतलब प्रॉपर्टी में गिनी भी नहीं जाती थी, लेकिन वो एक महिला के लिए वो उनके लिए आमदनी का सोर्स होता था। तो इससे क्या हो गया कि मतलब इकोनॉमिकली हम लोग हमेशा मतलब हमने बचपन से अपने परिवारों में, घरों में और अपने गांव में, समाज में देखा है, वो कभी भी पति पर इतना ज़्यादा मतलब निर्भर नहीं होते। इसी का कारण आज भी है कि आज भी कुछ ना कुछ करके हमारी महिलाएं जो है आर्थिक रूप से निर्भर रहना चाहती है अपने ऊपर है। तो इसी से सामाजिक रूप से जो क्या बदलाव है, जो सामाजिक रूढ़ियाँ बंधन है वो स्वतः ही टूटती चली जा रही है, वो अपने आप से ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक सामाजिक दृष्टि से जो बदलाव है। और शिक्षा का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है, जब बहुत ज़्यादा योगदान, तो सामाजिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा योगदान। ये बताइए कि और स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक स्तर पर महिलाओं की और क्या करने की ज़रूरत है अभी? इसके लिए और भारत की अगर आप संदर्भ में बात करें तो स्थिति उतनी सही नहीं है जितना अरुणाचल में है, तो और जगह महिलाओं को काफ़ी बंधन है। तो और उसके लिए क्या क्या और आवश्यकता है कि वो सामाजिक तौर पर और सुदृढ़ हो सकें और स्ट्रांग हो सकें महिलाएं? इसका तो सीधा सा सवाल है, जवाब है अनिल जी। हमारे जो मैंने कहा ना कि 90% परिवार कुछ ऐसे हमारी सामाजिक सोच और सामाजिक दायरे में हम बंधे हुए, उससे बाहर आना है हम मतलब हमारे घर से शुरू हो जाना है कि नहीं, ये इस दुनिया में हमारे कारण ये बच्ची और बच्चा आया है। वो उनकी चाहने से वो नहीं आया, ना वो लड़की बनना चाहकर आई है, ना लड़का बनना चाहकर इस दुनिया में वो आया है। वो जो है वो हमारे कारण है, इस परिवार के कारण है। तो दोनों को बराबर
बराबरी रूप से दोनों को एक मतलब बच्चा ही है, इस वो मेरे ही हम दोनों पति पत्नी के कारण ही ये दोनों हैं, तो इसलिए दोनों को बराबर पालना है और सामाजिक रूप से भी उनको सोच बदलने की ज़रूरत है। आपको मैं कुछ बातें बताऊं, मैं जैसे भारत देश के अन्य इशू में जाती हूँ और शाम हो जाती, महिलाएं दिखना कम होती हैं, तो मेरे इसके लिए सीधा सा सवाल है, मैं उनको कहती हूँ, वहाँ के लोगों को मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं बाहर आने देती हो, मतलब महिलाएं क्यों बाहर नहीं आती है, तो कहते थोड़ा शाम को मतलब थोड़ा माहौल ठीक नहीं, माहौल को ठीक कौन करेगा, क्योंकि इतनी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो आपको जनरली क्या होता है कि जो चीज़ दिखती नहीं, कभी कभी दिखे तो लोग देखेंगे ही, अभी चांद तो वैसे भी दिखते रहते हैं, लेकिन आप ईद का चांद कभी कभी मतलब जो सुंदर चांद वो साल भर में दिखे, उसको देखने के लिए सब तड़पते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सब मतलब चीज़ों को, जो लड़कियों को भी बाहर जाने दो, अभी वो मार्केट में लड़की लड़का स्त्री पुरुष बराबर घूम रहे तो कौन किसको देखेंगे, लेकिन 100 पुरुषों में 2 लड़की निकलेंगे तो देखेंगे ही, तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं सोचती हूँ कि सबको वो परिवार से ही, समाज से ही, परिवार से शुरू होकर समाज में आना है। तब देखो भारत देश की, मेरे अपने हिसाब से मैंने बहुत मैं पढ़ने लिखने मेरे रिसर्च में ये है कि जो भारत देश की महिलाएं जितनी टैलेंट है ना, अन्य देश के नहीं है। वो अनिल जी, मेरा ये रिसर्च है, मेरा अपना, मैंने बहुत से बात आप भी देख लीजिएगा, भारत देश की महिलाएं जितनी टैलेंट है ना, और महिलाएं और देश की नहीं है, पर वो है कि वो टैलेंट वो एक सामाजिक जो बाध्यता है उसमें बंधी रहती है, और वो मतलब वो 4 दीवारों में बन जाते हैं, तो उनको बाहर आने का मौका चाहिए। अब आर्थिक फ्रंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रंट की बात करते हैं महिलाओं की। एक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, मैकिन्से ग्लोबल, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष के बराबर मौका दे तो 10 साल में भारत की जीडीपी 46 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रंट पर इतने मौके मिलने चाहिए, या फिर इतने मौके नहीं मिल पा रहे हैं कि ये आंकड़ा हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, वो आपने बहुत सुंदर बात कही है। मैंने अभी आपको कहा ना कि भारत देश की महिलाएं बहुत टैलेंट है, अगर उनको आर्थिक रूप से और अधिक स्वतंत्र कर दिया जाए तो डेफिनेटली बहुत ये आंकड़े हमें मिलेंगे। और मैं मेरे हिसाब से, मैं अभी जिस तरह मैं सोचती हूँ, इस हिसाब से ये हमें मिल जाएंगे, बशर्ते कि सरकार की कुछ ऐसी जैसे योजनाएं चल रही है, लेकिन लोन में विशेष रूप से महिलाओं को मतलब ज़्यादा छूट मिलना चाहिए, जितनी अभी छूट मिल रही है ना, मेरा वो अगर वो बिज़नेस के लिए, उसमें भी ये कैटेगरीज होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करने के लिए लोन ले रही है महिला, तो उसको ज़्यादा छूट मिलना चाहिए। मेरा अगला सवाल वही था आपसे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधारी जा सकती है और इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं हमारे सामने। अच्छा, तो इसमें यही सीधा सा ये है कि मतलब अगर वो लोन ले रही है, लोन का कैटेगरीज होना चाहिए। अगर मान लो वो कोई बिज़नेस करना चाहती है और उसका प्रपोजल अच्छा है, बिज़नेस में उसको ज़्यादा कम ब्याज में मतलब उसको ज़्यादा मतलब पैसा मिलना चाहिए जिससे वो शुरू कर सके। कोई भी महिलाएं हिम्मत करके इस तरह से बाहर आती है ना, उनको वो आगे ले जाने देना। आर्थिक रूप से अगर जिस समय महिलाएं स्वतंत्र हो जाएगी और वो बहुत बाहर आने लगेगी, उस समय ये भारत देश कि मतलब भारत देश जिसके हम महान देश की कल्पना करते हैं वो बिल्कुल सच होंगे। क्योंकि जो हम पुराने हमारे जो वेदों की या पुराने कथाओं को पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी महिलाओं को दुख देने की कथाएं कम पढ़ी जाती है। तो उसमें हमारे जो पौराणिक कथाओं में जो भी कथाएं आती हैं, महिलाओं के बहुत मतलब बहुत ही हर तरह की आज़ादी है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे गौरवशाली इतिहास है। तो गौरवशाली इतिहास का मतलब यही है कि वहाँ पर इतने आज़ादी थी, वहाँ महिलाएं राज करती थी और उनके आगे मतलब स्वयंवर करती थी, मतलब क्या उनका समय रहे, तो उसको हम कहते हैं हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो गौरवशाली इतिहास है और उसको हमें पुनर्जीवित करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यही है कि हमें महिलाएं अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, उसके लिए सरकार विशेष रूप से इसके लिए ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से कि वो क्या करना चाह रही है उसको ध्यान में रख कर, जैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है अभी, तो उसको ध्यान में रख कर उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, तब वो आगे आएगी। अच्छा, ये बताइए कि महिला शिक्षा और आर्थिक सामाजिक विकास, ये तीनों चीज़ें ये आपस में किस तरह से जुड़ी हैं? महिला शिक्षा
आर्थिक विकास और उनका सामाजिक विकास? सबसे पहले शिक्षित होनी पड़ेगी, तभी उसको समझ में आएगा कि मेरा क्या राइट्स है, मेरा क्या अधिकार है और मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए एक शिक्षित महिला ही आर्थिक रूप से वो निर्भर हो सकती है, मतलब वो अपने कुछ करने के लिए सोच सकती है। और इसके बाद सामाजिक बंधन या सामाजिक रूप से जो भी बुराई है वो एक शिक्षित महिला ही तोड़ सकती है। सामाजिक बंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से उसको जीने के लिए पहले तो चाहिए वो कल मैं क्या खाऊंगी, एक विश्वास, आत्मविश्वास उसमें लाने के लिए सबसे पहले उसके पास वो सारी चीज़ें होनी पड़ेगी कि मैं कल क्या खाऊंगी। आपको एक कोटेशन बार बार लोग भेजते भी हैं सोशल मीडिया में कि एक महिला से पूछती है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी और बहुत ही वो संवेदनशील है कि आप क्यों नौकरी करना चाहती है। तो वो कहती है कि मेरा माँ कहती है कि ये आपका घर नहीं पति का घर है, और पति कहते हैं कि ये आपका घर नहीं माँ का घर, पति कहता है कि माँ का घर आपका है। मतलब वो बेटी लड़की कहती कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो है नौकरी करना चाहती हूँ। जैसे वो बहुत ही सुंदर भाषा में कहते, बाबू मुझे समझ में नहीं आता कि ये पति कहता है ये माँ का घर आपका है, माँ कहती है पति का घर वही है, वही तुम्हारा घर है, मेरा घर कहाँ है। तो इसका मतलब इसमें बहुत ही सुंदर संदेश छुपा हुआ है कि लड़कियाँ जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती हैं वो कुछ कर नहीं सकती है। अब हम योजनाएं की बात करते हैं। सरकार का हर क्षेत्र में दखल रहता है, हर क्षेत्र में एक योगदान रहता है। महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महिला की शिक्षा, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार के पास कौन कौन सी योजनाएं हैं? अभी हाल ही में एक सुकन्या समृद्धि योजना है और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगी, इसमें बच्चियों के लिए एक अकाउंट खोलना है आपको, उसमें पास ये क्या डाकघर में, और साल भर में उसमें कुछ ना कुछ जमा करते रहना है। और जब बेटी 21-22 साल की हो जाएगी तब उसको रिटर्न मिल जाएगी, और अच्छा रिटर्न है इसमें, जितना आप जमा करेगी उस हिसाब से उसका रिटर्न है। तो ये योजना जो है बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें हमें उसमें ये नहीं दिया है कि बहुत ज़्यादा जमा करना। आप साल भर महीना भर में 500 जमा कीजिए, वो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जैसे आपके चल, और ऐसे थोड़ा थोड़ा बेटी के नाम पर जमा करते रहिए और पता भी नहीं चलेगा बेटी का। हाँ, फिर वो बाद में जब समय उसका ख़त्म हो जाए तो सरकार उसका अपने तरफ से उस हिसाब से उनका जितना हमने जमा किया उस हिसाब से उनका वो वापस ब्याज के साथ अच्छा खासा मतलब उनको रिटर्न मिलेगा। तो ये छोटी योजना है, लेकिन ये 21 साल जब बेटी बड़ी हो जाएगी ना, वो योजना बहुत सुंदर और जब उसका रिटर्न बोझ भी नहीं बढ़ेगा और बहुत सुंदर योजना है। ये आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि इसको सब उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अच्छा, ये इस तरह की और भी योजनाएं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए हैं, ICDS टाइप की योजनाएं हैं। ये जो सरकारी योजनाएं हैं, ये क्या अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो पाती हैं? अगर नहीं तो फिर इसमें क्या समस्याएं आती हैं? सरकारी योजनाओं का सबसे पहली बात तो अनिल जी ये होता है कि योजनाएं इतनी बना रही है सरकार और उसको सही रूप में जनता तक नहीं पहुंचा पाना। अब लोगों को पता ही नहीं है कि योजना तो बन जाती है, अगर जब तक कागजी आदमी तक नहीं पहुंचे तो उसका कोई फायदा नहीं। अब कागजी रूप में योजना है, अब उसको लोगों तक पता नहीं। इसके लिए जो मतलब ये जो महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उनको बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा। उनको लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा, उनको योजनाओं की अच्छाई के बारे में बताना पड़ेगा, तभी योजना सफल होंगे। वरना सब अपने अपने जीवन में पड़े रहते हैं। उनको योजनाओं के बच्चियों की बेटियों की बहुत योजना आती है, सफलता का एक ही है। हमें सभी जो उन महिला जो विभाग है या जो महिला वेलफेयर सोसाइटी वगैरह जो भी है, उन लोगों से मिलकर उनको जो है लोगों के बीच लाना पड़ेगा। योजनाओं को लोगों के बीच नहीं लाने से वो एक्शन में नहीं। थोड़ी जरूरत हमें भी जागरूक होने की, क्या क्या योजना है। हाँ, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार। हाँ, मैं बात तो सही आपकी माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिसका भी घर में बेटियां हैं
उनकी माँ पिता थोड़ा जागरूक हो जाए, बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसे समय समय पर देखें और अपने जो संपर्क जो भी उससे संबंधित अधिकारी है उनसे संपर्क करके उन योजनाओं को समझे और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम के शुरू में आपने बताया कि अरुणाचल में महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, सामाजिक स्थिति किस तरह की है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ अरुणाचल के संदर्भ में खासकर कि यहाँ महिलाओं को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है सबसे पहले और उसके कारण क्या है? समस्या आज से 20 साल पहले की बात करूं तब तो महिलाओं को पढ़ने के लिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, तो बहुत सारे मतलब पढ़ने के लिए ही नहीं जाने देती थी लड़कियां स्कूल जाना। आपने बताया कि स्थिति सुधरी है और अभी इतनी अधिक सुधरी है कि आपको बताऊं कि हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट है में निशी, जैसे विशेष रूप से निशी जनजाति है ना, ईस्ट कामेंग में है और ये जैसे कुरुंग में, इसमें विशेष रूप से कुछ निशी जनजातियाँ रहती हैं। उसमें आपका 38,000 जैसे पुरुष का है और 39,000 जैसे महिलाओं की एक्सीड कर गई। हाँ, अच्छी बात। ऐसे उसी तरह अपना कुरुंग में जिसमें वही निशी जनजाति रहती है 45,000 जैसे मेल है और 46,000 जैसे फीमेल है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन मैं आज के समय में हम लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। कुछ सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कुछ सामाजिक परंपराएं हैं। मैं नहीं कहूँगी परंपरा, कुछ रूढ़ियाँ हैं जिसको वो धीरे धीरे लोग तोड़ रहे हैं। और जब महिलाएं, वो शिक्षा से ही दूर होगा। और हाँ, कुछ अरुणाचल में भी कुछ हिस्सों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर उतना कुछ परेशानियां तो है। परेशानी मैं नहीं कहूँगी 100% तो नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी, परेशानी अभी भी है, पर उस परेशानियों के अनुपात में बहुत आगे आ चुकी है अरुणाचल की महिलाएं। चलते चलते संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ना, तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि जो बेटी है वो लक्ष्मी होती है और बहुत ही प्यारी होती है। और आज के जो सरकार है उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर बेटियों के लिए कार्यक्रम योजनाएं बना रखी हैं। तो मैं जैसे कि पहले कहा है, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि उन तमाम परिवार से, उन तमाम माँ पिता से जिनके घर में बेटी है, लक्ष्मी है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और जागरूक रहकर उन योजनाओं का लाभ उठाएं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और डॉक्टर जोराम, आप कार्यक्रम में आई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी। श्रोताओं, महिला जगत के संख में आपने जाना महिला शिक्षा और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों के बारे में। कार्यक्रम के अगले अंक में हम ऐसे ही विषय के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक मुझे यानी अनिल दत्त शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय दुर्गे जय भवानी, जय दुर्गे जय भवानी, जय जगजननी सुख दावरदानी, जय दुर्गे जय भवानी, जय महिमा तेरी जग से न्यारी, परम प्यारी ज्ञानी, जय दुर्गे जय भवानी, जय दुर्गे जय भवानी, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला जगत यही संपन्न होता है। नमस्कार। Goy inyanye deki Deki, oh, boy, God, Goy